विजय तिलक, 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 जनता का सुलगता साक्ष विजय तिलक, मांग रही अपना हक विजय तिलक, जवाब हर सवाल का विजय तिलक, हिसाब 5 साल का विजय तिलक, फैसले का समय चक्र वोट के लिए शपथ, जंग का ऐलान है, जीत का पैगाम है। विजय तिलक, 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 विजय। यूपी उत्तराखंड चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर देखिए विजय तिलक सिर्फ एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा पर रणभूमि लाइव, क्योंकि 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 प्रत्याशियों की एनर्जी लेवल ना इतनी हाई होगी, क्योंकि उनके पास वक्त ही इतना रह गया है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत ही कम 1 घंटे 28 मिनट का ये वक्त है और हर एक प्रत्याशी की यही आदत, यही किस्मत होगी कि जनता के बीच में पहुंच करके कोशिश कर ले भाई कि अभी भी हमारे पक्ष में आइए, वोट कर दीजिएगा। और तमाम प्रचार प्रसार पर नजर बनी हुई है। बड़ी खबर कहां मिल रही है, रुक करेंगे प्राची का। बिल्कुल, देखिए स्नेहा, जैसे आपने बताया वक्त बहुत ही कम है और कोशिश है तमाम प्रत्याशियों की कि वो जनता के बीच में जाएं और अपने लिए माहौल बनाएं। लेकिन इसी बीच आजमगढ़ से एक बड़ी खबर मिल रही है। जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत की खबर है। जहरीली शराब पीने से 3 की हालत गंभीर है। अहरौला थाना क्षेत्र के माहुल का मामला, जिला प्रशासन मौके के लिए रवाना हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आजमगढ़ में जहरीली शराब का जो कहर है वो बरपा है। 3 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। 3 लोग जो हैं वो बीमार बताए जा रहे हैं, जिनकी हालत खराब है, जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जिला प्रशासन इस घटना के बाद मौके के लिए अब रवाना हो गया है। तो जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। 3 लोग ऐसे हैं जो कि जिनकी हालत खराब हुई है, जिनकी तबीयत खराब हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। रणभूमि में अब आपको सीधे लिए चलते हैं बांदा, जहां सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए। अरे जो पिता को भूल गए, पिता भी उनका नाम भूल गए। अखिलेश जी कहते हैं आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं, प्रियंका जी कहती है आतंकवाद कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन जब आतंकवादी मरते हैं तो उनके घरों पर रोने अखिलेश यादव जी और सोनिया गांधी जी जाती है। करना है क्योंकि डबल इंजन की सरकार, मोदी योगी की सरकार ने बुंदेलखंड के पानी की प्यास बुझाने का काम किया। अखिलेश यादव ने तो पानी की ट्रेन भी वापस कर दी थी। अरे ट्रेन ले गए तो क्या हुआ, हम हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का काम कर रहे हैं। ये लोग तो, मैं तो कहता हूं बुंदेलखंड का पानी और बुंदेलखंड की जवानी, वो भारत के उम्मीद को रिकॉर्ड मतों से जिताया था। इस बार इतिहास बनाया और इतिहास तब बनता है मेरे भाई और बहनों, जब परिवार का, अपने इलाके का, पोलिंग बूथ का हर वोट हमारा विधायक कैसा हो। रणभूमि में अब आपको लिए चलेंगे रायबरेली, जहां पर सीएम योगी क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए आप। अगर कोई कर रहा है तो वह भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार का संकल्प है। भाइयों
बहनों, मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड है। कोरोना के कारण दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए हैं। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना के लिए बेहतरीन व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। आप लोगों ने वैक्सीन ले लिया है? वैक्सीन का पैसा तो किसी से नहीं लिया गया ना? कोई भेदभाव ही नहीं हुआ है ना? जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करते थे, कहते थे कि वैक्सीन नहीं लेना है क्योंकि ये मोदी वैक्सीन है, बीजेपी वैक्सीन है। आज पे साबित हो गया ना कि भारत में मोदी जी के संरक्षण में बना हुआ वैक्सीन सबसे प्रभावी वैक्सीन है। साबित हो गया है ना? अगर ये वैक्सीन हम लोग नहीं लेते, तीसरी वेव जैसे अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर कहर बरपा रही है, वैसे ही अब तक तीसरी वेव के नाते न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते। लेकिन तीसरी वेव कब आई, कब चली गई, कोई पता नहीं है ना? सब लोग सुरक्षित है ना? हम लोग कोरोना में सब सुरक्षित है ना? अब आपकी बारी है, बोलिए कि जिन लोगों ने वैक्सीन के बारे में भ्रांति पैदा करके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की शरारत की थी, वोट की चोट से उनके मुंह पे जोरदार तमाचा मारेंगे, उनकी जमानतें जब्त करवाएंगे। सपा और कांग्रेस यही काम करती रही, और कांग्रेस का तो एक नमूना है, वह उत्तर प्रदेश में भाई बहन को फुर्सत नहीं थी आने की कोरोना कालखंड में, लेकिन आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कैसे कर रहे थे? उस समय मुझे प्रवासी कामगार और श्रमिक बड़ी पैमाने पे आ रहे थे। मैंने कांग्रेस की राजस्थान सरकार से कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के 15,000 बच्चे कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आप एक काम करिए कि राजस्थान परिवहन निगम की बस से उन्हें उत्तर प्रदेश के अंदर छुड़वा दीजिए, जो पैसा लगेगा मैं उसका किराया दे दूंगा। उन्होंने मना कर दिया। भाइयों बहनों, 500 बस भेजा था मैं, 500 बस लखनऊ, आगरा और झांसी से, और सभी बच्चों को सुरक्षित वहां से लेके आया, उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के भाई बहन से कभी पूछा आप लोगों ने कि भाई उसमें रायबरेली के बच्चे थे, अमेठी के बच्चे थे, लखनऊ के बच्चे थे, गोरखपुर के भी थे, अयोध्या के भी थे, वाराणसी के थे, प्रयागराज के थे, आखिर इन बच्चों की क्या गलती थी? और बाद में जब प्रवासी कामगार और श्रमिक आ रहे थे, कांग्रेस की नेता ने 1000 बसों की फर्जी सूची दी। जब मैंने उसकी जांच कराई तो पता लगा कि ये बस तो है ही नहीं, उसमें रिक्शे का यानी 3 व्हीलर का और स्कूटर के नंबर दे दिए बस के नाम पर। कितना भत्ता मजाक कर रहे थे लोग। क्या ये उस कालखंड में आपका हालचाल पूछने के लिए आए थे क्या? कांग्रेस के नेता, सपा के नेता, बसपा का कोई नेता पूछने के लिए आया था? उस कालखंड में भाइयों बहनों पूछने के लिए या तो दिनेश सिंह आए होंगे या राकेश सिंह आए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए होंगे या पदाधिकारी आए होंगे। इन लोगों ने हालचाल नहीं लिया होगा ना कांग्रेस के लोगों ने। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले इलाके में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं और कांग्रेस पर ही करारा हमला बोलते हुए नजर भी आ रहे हैं। उधर रायबरेली की ऊंचाहार सीट से भाजपा ने अमरपाल मौर्य को मैदान में उतारा, जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं। अमरपाल मौर्य का दावा है कि इस बार जीत उनकी ही होगी और ऊंचाहार ये वो भय का माहौल खत्म होगा जो मौजूदा सपा विधायक की वजह से बना हुआ। तो लखनऊ चलो का कारवां आप पहुंचा है रायबरेली और अभी इस वक्त मौजूद हैं ऊंचाहार विधानसभा सीट पर, जहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमरपाल मौर्य हमारे साथ हैं। अमरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। अमरपाल जी, ये बताइए, आप तो संगठन के आदमी थे, संगठन चला रहे थे, चुनावी मैदान में आप कूद पड़े, आप पर तो जिम्मेदारी थी कि आप दूसरों को चुनाव लड़ाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में जो है, जो संगठन आज्ञा कर देता है, दरी बिछाने का काम हो तो दरी भी बिछा सकता हूँ, झंडा लगाने का काम आएगा झंडा भी उठा सकता हूँ, और मैदान में चल करके जो है विधानसभा चुनाव जीतना होगा तो वो भी करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में रहती है। अच्छा, आप लखनऊ जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या तैयारियां हैं लखनऊ जाने की? ऊंचाहार विधानसभा में यहाँ की जो जनता है, यहाँ समाजवादी पार्टी के 10 साल से विधायक हैं। मैं यहाँ पर पहले भी बचपन से भी यहाँ पे गलियों में रह करके मैं पढ़ा हूँ। मैं यहाँ की सारी तस्वीर को जानता हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ा जो है, यहाँ पर भय का वातावरण है, क्योंकि जो विधायक है वो यहाँ पर पूरे समाज में भय का वातावरण निर्माण कर रखा है, जिससे हमारी केंद्र और प्रदेश की सरकार की नीतियों को गरीब जनता तक पहुँचाने में बाधा आ रही है, उसको मैं समाप्त करूँगा। लखनऊ जाना कितनी बड़ी चुनौती है? कोई चुनौती नहीं है, ऊंचाहार में कोई चुनौती नहीं है। यहाँ की जनता हाथों हाथ लेकर के जो है उठा रखी है अमरपाल मौर्य को, भारतीय जनता पार्टी के कमल यहाँ पर खिला रही है। अच्छा, ये बताइए कि लखनऊ जाने की रास्ते में किस किस तरीके की मुश्किलें हैं, कितनी बड़ी दुश्वारी है, और किन बाधाओं को पार करके आप लखनऊ तक जाएंगे? कोई बाधाएं नहीं है। हमने जो है एक रास्ता लेकर के चला हूँ। मैं यहाँ पे किसानों के लिए, यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ माताओं बहनों के लिए, जो मोदी जी ने, योगी जी ने यहाँ सब कुछ दिया है, मैं उसको अक्षरशः धरातल पर ला करके खड़ा करूँगा। एक एक घर को उन सारी योजनाओं से जोड़ने का काम करूँगा। इसलिए मुझे कोई यहाँ पर जो है किंतु परंतु नहीं दिखता है कि मुझे लखनऊ जाने में कोई जो है दिक्कत है। 4 सीट से सपा से मनोज पांडे फिर से चुनावी मैदान में हैं। 2012-2017 में जीतने वाले मनोज पांडे का दावा है कि ऊंचाहार की जनता उनके साथ है, ऐसे में उनकी जीत की हैट्रिक तय है। तो लखनऊ चलो का कारवां आ पहुंचा है रायबरेली, और हम मौजूद हैं ऊंचाहार सीट पर। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ रहे मनोज पांडे जी। मनोज पांडे जी, आप 2012 में विधायक बने, 17 में विधायक बने, लगातार तीसरी बार लखनऊ जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या तैयारी है लखनऊ जाने की? 2022 में जनता ने भेजने का मन बना लिया है, और आज हम कह सकते हैं ऊंचाहार का एक एक गरीब परिवार का, हमारा बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, आज वो खुद मनोज पांडे और अखिलेश यादव बन करके इस चुनाव को लड़ रहे हैं। आज ये चुनाव एक अलग चुनाव है। ये चुनाव प्रदेश के किसानों का चुनाव है, उनके उत्पादन का मूल्य दिलाने का चुनाव है। बेरोजगार नौजवानों को आज रोजगार देने का है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का चुनाव है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज ये ऊंचाहार का चुनाव, आप देख सकते हैं ये जो जनता खड़ी है, ये जनता वो जनता नहीं है जो बुला के लाई गई है। ये वो जनता है जो आज मनोज पांडे को अपना परिवार मानती है, और 23 फरवरी को ये 1000 किलोमीटर दूर से आए इन आयातित भाजपा के लोगों को फिर वापस भेजने का काम ऊंचाहार की जनता करने जा रही है। बात करें उन्नाव के सफीपुर विधानसभा से, बसपा प्रत्याशी राजेंद्र गौतम ने प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकी, पूरी एनर्जी लगाई। उन्होंने कहा कि स्थानीय समस्या को लेकर वो जनता के बीच हैं। राजेंद्र गौतम का आरोप भी सामने आया, कहते हैं कि किसी नेता ने यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया नहीं है, और मेरे साथ लोगों का आशीर्वाद है। बीएसपी के सफीपुर से प्रत्याशी हैं राजेंद्र गौतम, हमारे साथ हैं और प्रचार भी कर रहे हैं, आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आप सफीपुर के प्रत्याशी हैं, क्या जनता के बीच मुद्दे लेकर के जा रहे हैं? देखिए, हम सबसे पहले अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी का आभार व्यक्त करते हैं कि मुझ जैसे एक बूथ के वर्कर को जो है प्रत्याशी बनाया, और जो यहाँ की मेन समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, मैं इन्हीं सब मुद्दे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हैं इन सभी समस्याओं को ठीक से उठाने का काम नहीं किया है, इनका समाधान करने की कोशिश नहीं किया है। मैं इन सब समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ, और मैंने जनता से वादा किया यहाँ कि मुझे आशीर्वाद मिलता है तो सारी समस्याओं को मैं समाधान करने की कोशिश करूँगा। इस बार का जो मुकाबला है वो किससे मानते हैं अपना? देखिए, मुकाबला तो जनता उनसे सीधे कर रही है, चाहे वो 10 साल पुराने चले जाइए, सुधीर रावत जी, वो भी जो है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री भी रहे। स्वास्थ्य की इतनी खराब व्यवस्था यहाँ विधानसभा सफीपुर में है, आप जाके देख लीजिए, कोई भी यहाँ पर जो है व्यवस्था ठीक से नहीं है। इसीलिए जनता तो उनको पहले ही नकार चुकी थी। 17 के चुनाव में तीसरे नंबर उनको जनता ने भेजा था, और यहाँ पर जो मौजूदा विधायक हैं उनको तो जनता इस तरीके से पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया यहाँ।
पीलीभीत की बरखेड़ा विधानसभा से पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा सपा प्रत्याशी हैं और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। एबीपी गंगा संवाददाता सनुज शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। हेमराज वर्मा जी पूरी कोशिश कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी गठबंधन से प्रत्याशी हैं और पूरी ताकत लगा दी है कि आज शाम 6 बजे जब चुनावी शोर थमे तो अपने पक्ष में पूरी तरीके से माहौल बनाने में कामयाब हो जाए। हेमराज जी, आपसे जानना चाहूंगा, मुझे बताइए क्या हवा चल रही है इस समय? देखिए, जो युवाओं में जो जोश दिखाई दे रहा है और माताओं बहनों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का जो आशीर्वाद दिखाई दे रहा है, इससे स्पष्ट लग रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ बरखेड़ा विधानसभा में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। अच्छा, बरखेड़ा विधानसभा सीट की मैं बात करूं तो चूंकि आप इलाके के कद्दावर नेता रहे हैं, मंत्री यहां से रहे हैं, 2017 में कमल किस वजह से खिल गया था? देखिए, 2017 में कहीं ना कहीं हम लोगों ने काम 12-17 तक जो काम किया, आज हमें कहीं काम दिखाई नहीं देता है। इस सरकार में एक भी काम दिखाने के लिए इनके पास नहीं है। कहीं ना कहीं जनता गुमराह हो गई, उनकी झूठी बातों में आ गए, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। इस बार हम लोग सच्चाई की ताकत से झूठ को हराने का काम करेंगे।